हेलो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो ये है कि आखिर भारत में आरबीआई किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसीज बनाता है और उन मॉनेटरी पॉलिसीज में किन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे भारत में लिक्विडेशन को कंट्रोल करके महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम सभी को ये बातें पता होनी चाहिए कि भारत में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके पास इतनी खास शक्तियां क्यों है, क्यों ऐसा है कि भारत में मॉनेटरी पॉलिसीज बनाने का काम केवल आरबीआई का ही है। और भी भारत में बहुत सारे बैंक्स हैं, वो भी तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्या खास है कि भारत में केवल आरबीआई ही मॉनेटरी पॉलिसीज बना सकता है? तो इसका जवाब है कि आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है। आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है और हर एक देश के सेंट्रल बैंक्स को इतनी शक्तियां होती है कि वो उस देश में नोट छाप सके, लिक्विडेशन को कंट्रोल कर सके और उस देश में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसीज तक बना सके। तो ये खासियत है आरबीआई में, यानी ये हमारा जो सेंट्रल बैंक है, भारत का सेंट्रल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, इसके पास भी उतनी ही शक्तियां हैं। अब हर देश के पास एक सेंट्रल बैंक होता है, अमेरिका को छोड़कर, क्योंकि अमेरिका में 12 सेंट्रल बैंक्स हैं, लेकिन भारत और अन्य देशों के पास केवल एक ही सेंट्रल बैंक होता है। और ये सभी जो कार्य हैं, यानी नोट छापना, लिक्विडेशन को कंट्रोल करना और मॉनेटरी पॉलिसीज बनाना, वो सेंट्रल बैंक्स का ही काम है। तो आइए समझते हैं कि सेंट्रल बैंक्स किन तरीकों का इस्तेमाल करती है मॉनेटरी पॉलिसी में, जिससे मार्केट में लिक्विडेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो उन तरीकों में पहला तरीका है बैंक रेट पॉलिसी। अब ये बैंक रेट पॉलिसी क्या है? तो बैंक रेट पॉलिसी आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। अब समझिए कि हम लोगों को कुछ बिजनेस हो या घर खरीदना हो या फिर कार खरीदना हो और हमारे पास पैसों की कमी है, लेकिन हम अभी ही वो करना चाहते हैं। या फिर मान लो आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ओके, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपको पैसों की ज़रूरत है, आपने जहाँ तहाँ से जुगाड़ करके पैसे इकट्ठे तो कर लिए, लेकिन अभी भी आपको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। तो आप क्या करोगे? आप जाओगे बैंक से लोन लेने। बैंक से लोन लेने गए आपने देखा कि मार्केट में लोन सस्ता मिल रहा है बैंक्स में, तो आप बैंक से लोन लेने गए। बैंक्स ने जिस रेट पे आपको लोन दिया, मान लिया जाए आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया, 5 लाख का बिजनेस लोन लिया, उसमें बैंक ने आपको कहा कि हम आपसे 8% या 6% का इंटरेस्ट रेट लेंगे। तो वो जो आपसे जो इंटरेस्ट रेट लिया गया है ना, वो इंटरेस्ट रेट हुआ। इसी तरह से जब बैंक्स को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो आरबीआई के पास जाते हैं। जब बैंक्स को पैसों की जरूरत पड़ती है ना, तो वो आरबीआई के पास जाते हैं लोन लेने। और आरबीआई, जैसे हम लोगों को इंटरेस्ट रेट पे लोन मिला था ना, उसी तरह से आरबीआई को भी जिस रेट पे लोन मिलता है ना, उसे रेपो रेट कहते हैं। बैंक्स को आरबीआई से जिस रेट पे लोन मिलता है उसे हम लोग रेपो रेट कहते हैं। और रेपो रेट, तो आपने समझा कि रेपो रेट, बैंक्स आरबीआई द्वारा बैंक्स को जिस रेट पे लोन दिया जाता है उसे रेपो रेट कहते हैं। तो आरबीआई क्या करता है ना, कि जब देखता है कि कमर्शियल बैंक्स के रेट जो हैं, वो जैसे आरबीआई द्वारा रेट मान लीजिए कम है, अभी जो प्रेजेंट रेपो रेट है वो 4% का है। तो 4% पे जो बैंक्स हैं वो आरबीआई से पैसे उधार लेकर और बाकी लोन देने का काम और अपने खुद के खर्च का काम करते हैं। तो मान लीजिए अभी अगर आरबीआई से ही बैंक्स को सस्ता लोन मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे? लोगों को भी सस्ता लोन देंगे, जिससे क्या होगा? बिजनेस लोन, होम लोन, कार लोन वगैरह, इस तरह के लोन्स जो है ना, वो लोग ज्यादा लेंगे। अब सस्ता लोन होने के कारण लोग लोन्स के प्रति ज्यादा अट्रैक्शन दिखाएंगे और इससे होगा क्या? बैंक्स के द्वारा लोगों के पास पैसे आएगा, वो खर्च करेंगे और खर्च करने से मार्केट में लिक्विडेशन की मात्रा बढ़ेगी। अब जब लिक्विडेशन की मात्रा बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा, और जब डिमांड बढ़ता है तो महंगाई भी बढ़ती है, क्योंकि डिमांड बढ़ने से कीमतों में वृद्धि होती है और कीमतों में वृद्धि होने के साथ साथ महंगाई भी आती है।
तो जब आरबीआई को लगता है ना कि सस्ते लोन के कारण लोग बहुत ज़्यादा लोन ले रहे हैं, जिससे मार्केट में पैसों की मात्रा बढ़ चुकी, यानी लिक्विडेशन बढ़ चुकी है, और जिसके कारण महंगाई बढ़ रहा है, तो आरबीआई क्या करता है, इस बैंक रेट पॉलिसी के अंतर्गत वो रेपो रेट को बढ़ा देता है। आरबीआई बैंक रेट में रेपो रेट को बढ़ा देता है। अब इससे होगा क्या, अब रेपो रेट के बढ़ने के कारण जो बैंक्स हैं, यानी जो कमर्शियल बैंक्स हैं, वो जब आरबीआई से लोन लेने जाएंगे तो जब महंगा लोन होगा, महंगा रेपो रेट होगा, तो बैंक्स कम लोन लेंगे। कम लोन लेने के कारण वो उन्हें मजबूरन अपना लोन भी, यानी अपना इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि वो खुद महंगे लोन लाए और लोगों को सस्ते लोन दे दे, तो उसमें तो बैंक्स का ही घाटा होगा ना, घाटा होगा। तो वो क्या करते हैं कि अपने इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ा देते हैं। अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो जो लोग बैंक से लोन लेने जाते हैं उन्हें वो अट्रैक्टिव नहीं लगता है और वो लोन कम लेना शुरू कर देते हैं। अब इससे होता क्या है, जब लोग लोन कम लेंगे उनके पास पैसे लिमिटेड होंगे, और जब पैसे हमारे पास लिमिटेड होते हैं तो आपको तो पता ही हम लोग क्या करते हैं, कि पैसे बचा बचा कर काम करते हैं। अब हमारे पास पैसे कम होंगे, हम सेविंग्स करना स्टार्ट कर देंगे, हिसाब से उसका खर्च करेंगे, तो इससे क्या होगा, मार्केट में कैश का फ्लोटेशन रुकेगा, कम होगा। अब मार्केट में जब पैसे कम होंगे तो लिक्विडेशन कम होगा, और लिक्विडेशन कम होगा डिमांड घटेगा, और डिमांड घटेगा तो कीमतें घटेंगी, और जब कीमतें घटती हैं तो महंगाई को भी कंट्रोल होना पड़ता है। तो ये है पहला तरीका बैंक रेट पॉलिसी, जिसमें आरबीआई रेपो रेट को ऊपर या नीचे करता है, जिससे महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है, अब दूसरा तरीका है ओपन मार्केट पॉलिसीज, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या है, क्या इसमें खुले बाजार में ऑपरेशन किया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है कि जो आरबीआई है ना, वो खुले बाजार से सिक्योरिटीज की खरीद बिक्री करती है, यानी ओपन मार्केट से, सेकेंडरी मार्केट से सिक्योरिटीज की खरीद बिक्री करती है, जिससे इसे ही हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। तो जब आरबीआई को लगता है ना कि मार्केट में लिक्विडेशन को कम करना चाहिए, तो वो क्या करता है कि खुले बाजार से सिक्योरिटीज को बेचने लगता है, खुले बाजार में सिक्योरिटीज को बेचने लगता है, जिससे क्या होता है कि जो बैंक्स हो गए या आम लोग हो गए उन सिक्योरिटीज को खरीदते हैं, तो उनका पैसा आरबीआई के पास चला जाता है, जिससे मार्केट में पैसे की कमी हो जाती है और लिक्विडेशन कम हो जाता है। और जब लिक्विडेशन कम होगा, कीमतें कम होंगी, लोगों के पास पैसे कम होगा, पैसे कम होंगे तो वो खर्च कम करेंगे, और खर्च कम करेंगे तो लिक्विडेशन कम होगा, लिक्विडेशन कम होगा तो कीमतें घटेंगी, जब डिमांड घटेगा तो कीमतें भी घटेंगी ना, और जब कीमतें घटेंगी तो महंगाई को रुकना ही पड़ेगा। ये हो गया दूसरा तरीका, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसमें जो आरबीआई है वो खुले बाजार से सिक्योरिटीज में बेचना स्टार्ट कर देते हैं, खरीद या बिक्री करते हैं, जिससे मार्केट में लिक्विडेशन को कंट्रोल किया जाता है। तीसरा तरीका क्या हो गया, तीसरे तरीके में आता है एसएलआर और सीआरआर। अब ये सीआरआर और एसएलआर क्या है, तो सीआरआर से हम ये समझते हैं कि मान लीजिए कमर्शियल बैंक है, कोई कमर्शियल बैंक है, अब उसके पास मान लो 50 लाख करोड़ रुपए हैं उसके कैश रिजर्व में, 50 लाख करोड़ रुपए उसके कैश रिजर्व में रखे हुए हैं किसी बैंक के। अब होता क्या है ना कि उनके पास जो पैसा होता है ना, जो कैश रिजर्व है, वो पूरा पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कोई भी बैंक अपने कैश रिजर्व का पूरा पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं किसी को लोन देने में या फिर किसी भी काम में। होता क्या है कि उनके कैश रिजर्व का एक छोटा सा हिस्सा, यानी कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखना पड़ता है। उनके कैश रिजर्व का एक छोटा सा हिस्सा आरबीआई के पास रखना पड़ता है, और इसे ही कहते हैं हम लोग सीआरआर, यानी कैश रिजर्व रेशियो। अब आपका ये सवाल उठना चाहिए कि आखिर बैंक्स का पैसा है, वो आरबीआई के पास अपने पैसे क्यों रखेंगे, उसका खुद क्यों ना पूरा इस्तेमाल कर ले। तो इसका जवाब ये है कि मान लो
आप और हमने किसी बैंक में पैसे जमा किए, अब हमने बहुत पैसे मेहनत से कमाई करके बहुत सारे पैसे बैंक्स में जमा किए हैं। एक दिन ऐसा हो कि वो बैंक में डाका पड़ जाए या वो बैंक बर्बाद हो जाए, वो बैंक बर्बाद हो जाए पूरी तरह से, तो फिर हमारा और आपका पैसा डूब गया ना। तो ऐसे में हम लोग आरबीआई और सरकार से सवाल करते हैं। यही कारण है कि आरबीआई एक रूल बनाए हुए है कि हर एक बैंक को अपने कैश का एक छोटा सा हिस्सा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। इससे होगा क्या, तो मान ले जाए अगर बैंक बर्बाद हो जाता है तो आरबीआई पूरा पैसा तो हमारे वापस नहीं कर सकती है, लेकिन एक थोड़ा सा हिस्सा हमारा, जो हमारे पैसों का एक थोड़ा सा हिस्सा है, वो भुगतान कर सकती है। यही कारण है कि हर एक बैंक को अपने कैश रिजर्व का एक छोटा सा हिस्सा सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास रखना पड़ता है। तो यही है सीआरआर। अब एसएलआर क्या है? अब एसएलआर मतलब ऐसे समझिए कि जिस तरह से सीआरआर बैंक्स ने अपने कैश रिजर्व का एक छोटा सा हिस्सा आरबीआई के पास रखा था, उसी तरह से एक और आरबीआई द्वारा रूल है कि बैंक्स के पास जो कैश रिजर्व है ना, कैश रिजर्व, उसका एक छोटा सा हिस्सा उन्हें खुद के पास लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है। उनका जो कैश रिजर्व है उसका एक छोटा सा हिस्सा उन्हें खुद के पास लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है, और इसे ही एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। तो आपने सीआरआर और एसएलआर समझ लिया। तो ये तीन बेसिक तरीके हैं जिससे भारत में लिक्विडेशन को कंट्रोल किया जाता है आरबीआई द्वारा। बैंक रेट पॉलिसी हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गया, सीआरआर और एसएलआर हो गया। इसके बाद भी कुछ और तरीके हैं जिन्हें हम सिलेक्टिव मेथड्स में जानते हैं। जो आरबीआई है ना, वो सिलेक्टिव मेथड्स का इस्तेमाल करती है जिससे मार्केट में लिक्विडेशन को कंट्रोल किया जा सके। अब वो क्या है तो समझते हैं। पहला हो गया आपका राशनिंग ऑफ क्रेडिट। पहला हो गया आपका राशनिंग ऑफ क्रेडिट। अब ये राशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या है? तो ऐसे समझिए, जैसे आपने समझा था कि जब बैंक्स को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो आरबीआई के पास जाते हैं पैसे लेने। जब बैंक्स को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो आरबीआई के पास जाते हैं पैसे लेने। तो जब मान लीजिए किसी बैंक को पैसों की जरूरत है, वो आरबीआई के पास गए, आरबीआई के पास गई बैंक लोन लेने। अब आरबीआई से उस बैंक को चाहिए था 500 करोड़ का लोन। आरबीआई ने क्या कहा कि हम आपको 500 करोड़ का तो लोन नहीं दे सकते हैं, आपको केवल हम 100 करोड़ रुपए का लोन ही दे सकते हैं। तो बैंक ने क्या, बैंक को तो वहां पे लोन कम मिला। या फिर आरबीआई ये भी कह सकता है कि हम आपको लोन देंगे ही नहीं, यानी वो किसी खास बैंक को लोन देने से मना भी कर सकता है। या फिर आरबीआई ये रेगुलेशन ला दे कि किसी खास सेक्टर या इंडस्ट्री को आप जो लोन देते हैं ना, वो एक लिमिटेड रेंज में ही लोन दे सकते हैं, यानी एक लिमिटेड लोन ही दे सकते हैं। आप खुल के उन्हें लोन नहीं दे सकते हैं, आप उनको एक लिमिटेड लोन दे सकते हैं। तो जब आरबीआई द्वारा ऐसा किया जाता है ना कि किसी बैंक के जो लोन का जो अमाउंट है उसे कम कर दे, यानी लोन के अमाउंट को कम करके दे, या फिर किसी बैंक को मना कर दे लोन देने से, या फिर ये रेगुलेशन लगा दे कि आप किसी खास सेक्टर या इंडस्ट्री, जैसे आपका हो गया फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर, आईटी इंडस्ट्री वगैरह ये सब, या फिर आपका कंज्यूमर, इस तरह के बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें बैंक्स, जो आरबीआई है ना, वो बैंक्स को बोल सकती है कि आप एक लिमिटेड लोन ही दे सकते हैं उससे। अब इससे क्या होता है कि एक लिमिटेड लोन मिलने के कारण जो बैंक्स है ना, वो कम लोन देती है उन सेक्टर्स को, और उन सेक्टर्स में पैसा कम इन्फ्यूज होता है, जिससे वो मार्केट में पैसे कम जाते हैं, और मार्केट में पैसे कम जाने से लिक्विडेशन कम होता है, और लिक्विडेशन कम होने से डिमांड कम होता है, और डिमांड कम होने से मार्केट में महंगाई कम होती है। तो ये जो तरीके हैं ना, जब ये आरबीआई इस्तेमाल करती है तो इसी को कहते हैं राशनिंग ऑफ क्रेडिट, जिसमें आरबीआई बैंक्स को लोन देने से मना कर सकता है, लोन की राशि को कम कर सकता है, या फिर उन्हें रेगुलेशन दे सकता है कि आप किसी सेक्टर को कम लोन देंगे या एक लिमिटेड लोन ही देंगे। दूसरा तरीका इसमें क्या हो सकता है? तो इसमें दूसरा तरीका हो सकता है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर्स क्रेडिट। रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर्स क्रेडिट। अब ये रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर्स क्रेडिट क्या है? तो ऐसे समझिए कि जैसे किसी कंज्यूमर ड्यूरेबल, यानी जो टिकाऊ कंज्यूमर वस्तुएं होती है ना, जिसका इस्तेमाल हम लंबे समय तक कर सकते हैं, जैसे हमारा घर हो गया,
फ़ोन हो गया, या फिर हमारा कार हो गया, ये ऐसे बहुत सारी वस्तुएं हैं जो लंबे समय तक हम उसका कंज्यूम कर सकते हैं। तो ऐसी वस्तुओं को कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में कैटेगरी में रखा जाता है। तो इन वस्तुओं का जब मार्केट में कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा होता है ना, तो क्या होता है कि लोग ईएमआई पे ये सभी चीज़ें लेना पसंद करते हैं। ईएमआई पे ये सभी चीज़ें लेना पसंद करते हैं। अब ऐसे समझते हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी बंदे को एक फ़ोन खरीदना है, वो फ़ोन 20,000 रुपये का है। 20,000 का है और वो 20,000 रुपये कमाता ही है, वो महीने का 20,000 सैलरी ही कमाता है और उसको खर्च करने के बाद केवल 5,000 रुपये ही बचते हैं। तो ऐसे में तो उस बंदे के लिए वो 20,000 का फ़ोन खरीदना थोड़ा मुश्किल होगा ना। तो वो क्या करता है कि जब वो मार्केट में पता लगाता है, उसे पता चलता है कि मार्केट में वो 20,000 का फ़ोन 4,000 के मंथली ईएमआई पे ही उसे मिल जाएगा। वो खुश हो जाता है, अरे वाह क्या बात है, मैं 20,000 का फ़ोन 4,000 में अभी ही ले सकता हूँ और मेरे पास तो 5,000 बचते ही हैं, उसमें से मैं 4,000 देकर फ़ोन ले सकता हूँ। वो क्या करेगा, वो जाएगा मार्केट में, मार्केट से ईएमआई पे 20,000 का फ़ोन 4,000 में ले लेगा। 4,000 में ले लेगा। अब उसे एक फिक्स्ड टाइम पीरियड तक हर महीने उसे 4,000 रुपये चुकाने होंगे उस मतलब बैंक्स को। तो वो क्या करता है, अब ऐसे क्या होगा कि बहुत सारे लोग इसी तरह से घर, फ़ोन, कार वगैरह इसी तरह से ईएमआई पे खरीदने लगेंगे। अब इससे क्या होगा, कार, फ़ोन, घर, ज़मीन, इन सभी के दाम बढ़ेंगे क्योंकि उनमें डिमांड बढ़ेगा। अब डिमांड जब बढ़ेगा तो जब ये पैसे लोग उन सभी का डिमांड बढ़ाएंगे तो उनकी बिक्री ज़्यादा होगी। जब वो उनके पास पैसे ज़्यादा होगा, वो मार्केट से और सामान उठाएंगे और ज़्यादा खर्च करेंगे मार्केट में, जिससे मार्केट में और पैसों की मात्रा बढ़ेगी, यानी लिक्विडेशन बढ़ेगा। जिस कारण से मार्केट में जब लिक्विडेशन बढ़ेगा तो कीमतों में बढ़ोतरी होगी। जब कीमतों में बढ़ोतरी होगी तो मार्केट में महंगाई आएगी। तो जब आरबीआई को लगता है कि हमें लिक्विडेशन को कंट्रोल करना है, तो वो ये भी करता है कि जो ये ईएमआई पे जो सामान मिलते हैं ना हमें, जैसे घर, कार वगैरह जो ईएमआई पे लोग लेते हैं, वो आरबीआई क्या करता है, बैंक्स को ऑर्डर देता है कि आप एक काम कीजिए, जो ईएमआई का जो टाइम यानी जो टाइम पीरियड है ना, उसे कम कर दीजिए और जो पहला डाउन पेमेंट है उसे बढ़ा दीजिए। अब डाउन पेमेंट क्या है, तो जैसे हम कुछ भी जब ईएमआई पे खरीदते हैं, लोन पे खरीदते हैं, तो पहली बार जो हमें पैसे चुकाने पड़ते हैं उसे ही डाउन पेमेंट कहते हैं। तो बैंक्स को आरबीआई कहता है कि आप डाउन पेमेंट को बढ़ा दीजिए और टाइम पीरियड था ना, जो जिस टाइम पीरियड में उन्हें पैसे जमा करने थे, उस टाइम पीरियड को कम कर दीजिए। अब इससे होता क्या है कि जो लोग फ़ोन खरीदने जा रहे थे या फिर कोई भी चीज़ खरीदने जा रहे थे ईएमआई पे, उन्हें ये अट्रैक्टिव नहीं लगता, उन्हें लगता है कि ये अभी भी महंगा ही है। अब जब उन्हें ये महंगा लगता है तो वो उन चीज़ों को कम खरीदते हैं, जिससे उनके डिमांड में कमी आती है। और जब डिमांड में कमी आएगी तो मार्केट में पैसे यानी लिक्विडेशन कम होगा, और लिक्विडेशन कम होगा तो कीमतें भी कम होंगी, और कीमतें कम होंगी तो महंगाई भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये दूसरा तरीका था। अब इसमें एक और तरीका है, तीसरा तरीका। इसमें क्या होता है कि चेंज, इस तरीके को हम कहते हैं चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। अब ये चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को हम ऐसे समझते हैं कि जो कंज्यूमर वस्तुएं होती हैं ना, कंज्यूमर गुड्स, उनके जो भंडार होते हैं उन पे भी बैंक्स लोगों को लोन देती है। जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं उनके भंडार पे भी बैंक्स लोगों को लोन देती है, और इस लोन में जो जिस मार्जिन पे बैंक्स लोगों को लोन देती है ना, उसे ही मार्जिन कहते हैं। यानी मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए किसी किसान के पास 1 लाख रुपए का चावल है, 1 लाख रुपए का चावल उसके गोदाम में रखा हुआ है। अब क्या होगा कि उसे लोन चाहिए, वो बैंक के पास गया। बैंक ने कहा कि आपके पास 1 लाख रुपए का लोन है, हम 10% के मार्जिन यानी आपको 90% आपके जो भंडार हैं
उसके वैल्यू का 90% लोन ही आपको देंगे। तो यहाँ पे जो 90 यानी जो वैल्यू का 90% मिला उसमें 10% जो हुआ वो उसका मार्जिन हुआ, मार्जिन हुआ। तो जब आरबीआई को लगता है कि मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करना है तो आरबीआई ये भी करता है कि वो बैंक्स को बोलते हैं कि आप जो मार्जिन है ना उसे बढ़ा दीजिए, आप जो मार्जिन है उसे बढ़ा दीजिए। अब बैंक्स क्या करते हैं कि ये जो 10% का मार्जिन है उसे बढ़ाकर 15 या 20 कर देंगे। अब क्या होगा कि इनके वैल्यू का केवल 80 या 85% ही लोन ये ले सकते हैं। अब इससे क्या होगा, ये सोचेंगे कि अरे इससे अच्छा तो हम मार्केट में पूरा सामान बेचकर पूरा पैसा ले लिए जाए। तो इससे क्या होगा कि बैंक से लोग लोन कम लेंगे। अब जब लोग लोन कम लेंगे, मार्केट में पैसा कम जाएगा, इससे लिक्विडेशन कम होगा और लिक्विडेशन कम होने के कारण मार्केट में लिक्विडेशन कम होने के कारण महंगाई पे भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये कुछ तरीके थे जिन्हें इस्तेमाल कर आरबीआई जो है वो मार्केट से लिक्विडेशन को कंट्रोल यानी कम करके महंगाई पे कंट्रोल कर सकता है। अब आप लोगों में से बहुत लोगों का ये सवाल होगा ना कि आखिर ये बैंक्स आरबीआई की बात क्यों माने, बैंक्स आरबीआई की बात क्यों माने। तो कहते हैं ना डर बिन प्रीत कहाँ, बस आरबीआई भी यही तरीका इस्तेमाल करती है। आरबीआई के पास इतना शक्ति होता है, इतनी शक्तियां होती है कि वो किसी बैंक पे पेनल्टी लगा सकता है अगर उसके काम इलीगल हुए, यानी आरबीआई के रूल के खिलाफ हुए। जैसे मान लिया किसी बैंक ने अगर आरबीआई के रूल के खिलाफ किसी को लोन दिया तो आरबीआई ऐसा कर सकता है कि उस लोन पे जो इंटरेस्ट मिलने वाला है उस इंटरेस्ट का कुछ हिस्सा पेनल्टी के रूप में उस बैंक से पेनल्टी के रूप में ले ले। या फिर आरबीआई के पास इतनी शक्तियां होती कि वो उस बैंक को बंद करने को भी कह सके, उस बैंक को बंद भी करवा सकती है। तो यही कारण है कि ये जो बैंक्स हैं ना वो आरबीआई की बातों को मानते हैं और आरबीआई की रूल्स को फॉलो करते हैं, और इसी कारण से आरबीआई बैंक्स के द्वारा मार्केट में लिक्विडेशन को कंट्रोल करते हैं और लिक्विडेशन कंट्रोल करके भारत में महंगाई को कंट्रोल किया जाता है। आई होप आपने ये सब समझ लिया होगा। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो इसका मतलब आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगा कि मैंने आपके ज्ञान में कुछ बढ़ोतरी की है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, और आपके तक इसी तरह हम और भी बहुत सारी नॉलेज से भरा वीडियो ला सके, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का घंटा ज़रूर दबा दें। और अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।